तो फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो राष्ट्रपति की जो जानकारी प्राप्त करते हैं, हम कहीं से पढ़ते हैं, तो उसका सबसे बड़ा स्रोत अपना संविधान है। तो संविधान में राष्ट्रपति के बारे में बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है। ठीक है, तो जो संविधान का राष्ट्रपति की जानकारी का स्रोत है वो संविधान है। बाई चांस कहीं कोई जानकारी संविधान में नहीं मिलती, एक्ट में मिलती है, एक्ट में नहीं मिलती, कानून मिलती है, तो ये तो हमें जो सबसे ज़्यादा वैसे जानकारी मिलती है संविधान में मिलती है। तो संविधान का जो भाग 5 है, जिसका नाम यूनियन है, और उस यूनियन में 52 से 151 अनुच्छेद तक पूर्ण व्याख्या की गई है। विधायिका की, कार्यपालिका की, राष्ट्रपति की, उनकी अच्छे से व्याख्या की गई है। जैसे सरकार है, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और राष्ट्रपति है। तो हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो पहला भाग है वो कार्यपालिका का है, जो 52 से 78 अनुच्छेद तक है। तो कार्यपालिका का विवरण दिया गया है संविधान में, तो 52 से 78 अनुच्छेद तक दिया गया है। उसके बाद 52 से 73 तक राष्ट्रपति की चर्चा करता है। तो अनुच्छेद 52 है, 52 से लेकर के 73 अनुच्छेद तक राष्ट्रपति की चर्चा करता है। और जो 52 से 73 है, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में अच्छी से व्याख्या की गई है, वो है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 62 और 71। इन 500 अनुच्छेदों का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन 500 अनुच्छेदों में राष्ट्रपति के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। कौन वोट डालेंगे, किस तरह से उनका इलेक्शन होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, कानून होता है, तो सारी की सारी बातें इन 500 अनुच्छेदों में दी गई है। एक बार हम देख लेते हैं कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बातें दी गई हैं। तो अनुच्छेद 54 है, उसमें वोटर्स, वोट कौन डालेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अभी इलेक्शन हुआ था, हरियाणा का हुआ था, अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, और अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ है। तो ये आम जनता इसमें वोट डालती है। तो आप देखते हैं, क्योंकि तो आपको सामने आपको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। लेकिन जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, उसमें कौन वोट डालेंगे, उसमें आम जनता भाग लेती है। तो उसमें कोई खास आदमी भाग लेते हैं, वो कौन है, उसके बारे में अनुच्छेद 54 में वर्णन किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 55 है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। क्या व्यवस्था है, ठीक है, किस दिन काउंटिंग होनी है, किस दिन वोट डालनी है, कब राष्ट्रपति को शपथ लेनी है, तो सारी बातों का विवरण जो है अनुच्छेद 55 में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 57 है, 57, इसमें बताया गया है जैसे अमेरिका का जैसे राष्ट्रपति है, वो सिर्फ 2 बार ही इलेक्शन लड़ सकता है। और अनुच्छेद 57 में हमारे देश में बताया गया है कि हमारे देश में राष्ट्रपति इलेक्शन कितने समय तक लड़ सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो कितने टर्म तक वो राष्ट्रपति रह सकते हैं, कितनी बार इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो उसके बारे में अनुच्छेद 57 में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 62, 62 टर्म कितनी है और कब तक हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, वो जो राष्ट्रपति है वो कितने टर्म तक राष्ट्रपति रहेंगे, और जो इलेक्शन है वो कब तक हो जाना चाहिए। उसके बाद है 71 डिस्प्यूट्स के समाधान। मान लो बाई चांस कोई डिस्प्यूट हो जाता है चुनाव में, वोटिंग के बारे में, या मामला कोर्ट में चला जाता है, ठीक है, तो उसके समाधान का जो अनुच्छेद 71 में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जैसे 3 जैसे बता रहा हूँ टर्म है, तो जैसे टर्म के बारे में बताया गया है। जैसे 1977 में नीलम संजीवा रेड्डी 25 जुलाई को राष्ट्रपति बने थे, और उस दिन के बाद से ही जो नए राष्ट्रपति हैं 25 जुलाई को शपथ ले लेते हैं। ठीक है, और 24 जुलाई से पहले सारी की सारी कार्रवाई जो है, चुनावी कार्रवाई है, वो निपटा लेते हैं, और 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। ये मतलब कि उस दिन से एक प्रकार से जरूरी अनिवार्य कर दिया गया है। तो उसमें निर्धारित कर दिया 27 जुलाई को इलेक्शन होंगे, 20 जुलाई को काउंटिंग होगी, और 25 जुलाई को शपथ आएगी, शपथ लेनी पड़ेगी। अब जो राष्ट्रपति का चुनाव है, आंधी आए, तूफान आए, कहीं पर
विधानसभा के इलेक्शन है या नहीं है, विधानसभा भंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, आम चुनाव जैसे उपचुनाव हो रहे हैं, मतलब कुछ भी हो रहा हो, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव जो है टल नहीं सकते, वो राष्ट्रपति के चुनाव होंगे ही होंगे। उनके लिए जो 17 जुलाई इलेक्शन है, 22 जुलाई काउंटिंग और 25 जुलाई को शपथ लेनी यानी कि 24 जुलाई तक वो सारी कार्रवाई पूरी करनी होती है। अब देखिए अनुच्छेद 71 के तहत संसद के पास शक्ति है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कानून बना सकती है, यानी कि संविधान के बारे में राष्ट्रपति के बारे में अच्छे से संविधान में लिखा गया है, लेकिन संसद के पास एक पावर है कि उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकती है, कुछ सुधार कर सकती है, कुछ चुनाव व्यवस्था या कुछ उसमें सुधार करना है राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में, तो उसके पास शक्ति है अनुच्छेद 71 के तहत। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके अनुसार अनुच्छेद 71 के अनुसार संसद में 1952 में एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 इसमें संशोधन किए हैं समय समय पर सुधार लाने के लिए। 1974 में संशोधन हुआ, 1977 में संशोधन हुआ और 1997 में संशोधन हुआ। तो इस प्रकार से 1952 में जो एक्ट पास किया गया था उसमें अभी तक 3 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होना बड़ा आसान था। जब हमारा संविधान बना था, हमारा देश शुरू हुआ था, उसमें जब राष्ट्रपति का इलेक्शन में कोई लड़ना चाहता था तो बड़ा आसान तरीका था। क्या आसान तरीका था कि देखो भाई 2 से साइन करवाने हैं उसको अनुमोदन करने के लिए, भाई हाँ मैं इस आदमी को जानता हूँ, ठीक है, और 2 उसको प्रस्तावित करने वाले, 2 अनुमोदन करने वाले, 2 प्रस्तावित करने वाले, यानी कि जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें से उसको सिर्फ 4 आदमियों के साइन चाहिए होते थे, 2 अनुमोदन, 2 प्रस्तावित, और वो इलेक्शन राष्ट्रपति के इलेक्शन पर आदमी खड़ा हो सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इलेक्शन होता था तो उसमें 4 आदमी उसकी जान पहचान करनी चाहिए। लेकिन इससे क्या होता था, बहुत सारे आदमी जैसे खड़े हो जाते, बार बार कोई 4 आदमी साइन करवाना तो उसमें 4 आदमी हर कोई आदमी साइन करवा लेता था। तो एक हरिनाम नाम के व्यक्ति थे, वो 4 बार इलेक्शन में इसी प्रकार से खड़े हुए, लेकिन जब वो 4थी बार इलेक्शन में खड़े हुए तो उनको सिर्फ 0 वोट मिली। अब जिन्होंने उनके साइन किए थे 4 आदमियों ने, 2 अनुमोदन करने वाले और 2 प्रस्तावित करने वाले, उन्होंने भी वोट नहीं दी। इसके बाद संविधान के जो विशेषज्ञ थे या जो अपने संसद थी उनको सोचना पड़ा कि भाई ये तो बड़ा खराब काम है, भाई उसको वोट ही नहीं मिली। ठीक है, तो 1952 एक्ट में संशोधन किया गया कि अब 2 जो लोग हैं वो अनुमोदन या प्रस्तावित नहीं करेंगे, उनकी जगह कितना कर दिया गया, 10 कर दिया। 10 आदमी अनुमोदन करेंगे और 10 आदमी प्रस्तावित करेंगे, तो यानी कि 20 आदमियों को उसको इलेक्शन में खड़े होने के लिए, राष्ट्रपति का इलेक्शन खड़े होने के लिए 20 आदमियों की जरूरत थी। ठीक है, तो उसके बाद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो बार बार फिर इलेक्शन में खड़े होते रहे, तो इसी प्रकार से हारते रहे, खड़े होते रहे। तो 1967 का जो राष्ट्रपति का चुनाव था उसमें 17 कैंडिडेट थे राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए, और उनमें से 9 कैंडिडेट को 1 वोट भी नहीं मिला। 17 कैंडिडेट थे और 9 आदमी थे वो बिल्कुल 0 वोट के साथ इलेक्शन में आए। ठीक है, उसके बाद फिर संसद में फिर विचार विमर्श किया गया और 1997 में फिर कानून बनाया गया कि अब की बार जो 10 अनुमोदन करने वाले हैं, 10 प्रस्तावित करने वाले हैं, उनकी जगह अब 50 अनुमोदन करेंगे और 50 उसको प्रस्तावित करेंगे। यानी कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें से कम उसको जान पहचान करने वाले 100 आदमी होने चाहिए। 100 आदमियों के हस्ताक्षर लेकर के आएंगे तब वो इलेक्शन में खड़ा हुआ, और वो भी 50, यानी कि भाई 50 उन्हीं के अनुमोदन के करवा दिए और उन्हीं के प्रस्तावित करवा दिए। बिल्कुल प्रस्तावित करने वाले 50 अलग होंगे, अनुमोदन करने वाले 50 अलग होंगे, यानी कि उसको 100 जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं उनके साइन करवाने पड़ेंगे, तब जाकर के वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। अब रूल्स 1974 में कुछ रूल बनाए गए थे जब संशोधन हुआ था, वो रूल अभी तक आज तक चले हुए हैं। तो जैसे वो की पॉइंट थी उनमें क्या थी
कि भाई क्या था, इनडायरेक्ट इलेक्शन, जैसे अप्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या है, क्या होता है, जैसे जनता इसमें वोट नहीं डालेगी, इसमें जो खुद कुछ खास लोग हैं सिर्फ वही वोट डाल सकते हैं। इन खास लोगों को इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल कहा जाता है। यानी कि जैसे हमने देखा होगा इलेक्शन में, पंचायत का इलेक्शन देखते हैं, लोकसभा का इलेक्शन देखते हैं, विधानसभा इलेक्शन देखते हैं, पंचायत के इलेक्शन देखते हैं, म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शन देखते हैं, उनमें आम जनता सीधे वोट डालती है। लेकिन जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसमें आम जनता सीधी वोट नहीं डालती, जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो वोट डालते हैं और उनको क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालते हैं उनको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, हिंदी में उनको बोलते हैं निर्वाचक मंडल। ठीक है। और दूसरा क्या पॉइंट है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है प्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा नहीं होता, वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है। तो जैसे जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उसमें फर्स्ट पास्ट का पोस्ट, यानी कि जो जिसकी सबसे ज्यादा वोट होती है, जो सबसे आगे होता है वह विजय हो जाता है। तो उसमें ये प्रणाली नहीं है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसमें अपनाई गई है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। ठीक है। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल हस्तांतरणीय या संक्रमणीय प्रणाली। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने वोट डाली एक आदमी को, हमारी वोट उसी को काउंट होगी प्रत्यक्ष मत प्रणाली में। लेकिन इस प्रणाली में हमारी जो वोट है वो हम किसी एक आदमी को डालते हैं, वो वोट किसी दूसरे आदमी को भी जा सकती है, वही वोट तीसरे आदमी को भी जा सकती है, वही वोट चौथे आदमी को भी जा सकती है। लेकिन उसकी कीमत रहेगी एक ही, वैल्यू एक ही वोट रहेगी, लेकिन वो वोट जो है इसमें ट्रांसफरेबल सिस्टम में वो हस्तांतरित होती रहेगी। ठीक है। वो आगे उसको अच्छी तरह से देखेंगे। चौथा देखो, फेडरल प्रिंसिपल है, संघात्मक सिद्धांत है। ठीक है। और ये सिद्धांत कहाँ है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में सिद्धांत है। वहां पर केवल केंद्र सरकार है, राज्य नहीं है। तो वहां पर क्या है, जैसे प्रधानमंत्री है या मंत्रिमंडल है, और वहां पे जैसे क्राउन है, राजा बना दिया गया है। अब राजा सिर्फ क्या करता है, जो भी मंत्रिमंडल निर्णय लेता है, जब यह कानून बनाता है, कोई भी कुछ काम करता है, तो वहां पर क्राउन के पास साइन करने के लिए भेज देते हैं। और आज तक क्राउन ने कभी मना नहीं किया, वो खाली साइन कर देते हैं। सारा काम मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री करता है, वहां पर राज्य सरकारें नहीं है। ठीक है। दूसरा है फेडरेशन। फेडरल सिस्टम कहाँ है, अमेरिका में है। ठीक है। अमेरिका में क्या है भाई, जहां राज्यों की सहमति से केंद्र बनता है, जो केंद्र बनता है वो राज्यों की सहमति से बनता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अमेरिका का राष्ट्रीय झंडा है उसमें स्टार्स दे रखे हैं। वो स्टार कितने हैं, 50 स्टार्स हैं। और वो 50 स्टार्स किसको चिन्हित करते हैं, वहां पर 50 राज्य हैं, 50 राज्यों से मिलकर के, 50 देशों से मिलकर एक संयुक्त राज्य अमेरिका बना हुआ है। तो वो उस 50 जो राज्य हैं उनको चिन्हित करता है। तो वो जो 50 राज्य हैं उनकी सहमति से केंद्र बनता है, और जहां राज्यों की शक्ति केंद्र से ज्यादा होती है। ठीक है। यहाँ एक ही सूची है कि केंद्र में ये काम करेगा, बाकी काम राज्य करेगा। जैसे अपने यहाँ पर सूचियां बनाई गई हैं, केंद्रीय सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो जैसे केंद्रीय सूची है उसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची है उसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची है उसमें केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। और जो समवर्ती सूची में उसमें राज्य भी कानून बना सकते हैं और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन बाई चांस दोनों एक ही किसी चीज के ऊपर कानून बना लेते हैं, किसी एक ही मुद्दे पर कानून बना लेते हैं, तो वहां पर केंद्र सरकार की मान्यता होगी, केंद्र सरकार का जो कानून है वो माना जाएगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सिर्फ क्या है, एक ही सूची होती है, उसमें जो केंद्र सरकार जो काम करती है वो बता दिए जाते हैं, और बाकी जितने भी मुद्दे हैं वो सारे के सारे राज्य सरकार उनके ऊपर काम करती है। तो ये होता है फेडरल सिस्टम। ठीक है। भारत में जैसे क्योंकि जो संविधान है ज्यादातर यूके से और यूएसए से लिया गया है, तो हमारे देश में
इन दोनों देशों का मिला जुला स्वरूप है, दोनों देशों का मिला जुला स्वरूप है फेडरल सिस्टम। अच्छा, अनुच्छेद 55 में इसके बारे में अपना जो संघात्मक चीजों 55 में लिखा गया है। तो भारत में इन दोनों देशों का जो है मिला जुला सिस्टम है। अपने देश में राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, ठीक है। और हमारे देश में जैसे सारा काम मंत्रिमंडल करता है और राष्ट्रपति के पास वो सिर्फ साइन होने के लिए जाता है। तो वैसा ही सिस्टम जैसे यूके में सिस्टम है, वैसा ही लगभग सिस्टम हमारे देश में अपनाया गया है। तो जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है, जैसे पहले हम उसको समझने से पहले अलग अलग समझ लेंगे। जैसे अब इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? अप्रत्यक्ष मत प्रणाली। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का तो आपको पता ही है, जैसे भी हम वोट डालते हैं, सीधा वोट डालते हैं, सीधा अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उसमें हम सीधा वोट नहीं डालते, हम जो प्रतिनिधि चुनते हैं उनको पावर देते हैं हमारी बात कहने का, और वो हमारी तरफ से राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो संविधान सभा, तो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है उसके बारे में संविधान सभा में बड़ी गहनता से चर्चा की गई थी। जो संविधान सभा थी उसमें सारे के सारे मेंबर्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे मेंबर होते थे। तो उनमें देखो डॉक्टर BN रॉय थे, संविधान सभा के सलाहकार थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे, ठीक है। और संविधान सभा में एक पॉलिसी बनाई गई थी कि हम जितने भी हम संविधान में कोई भी बातें लिखेंगे, कोई डिस्प्यूट हो जाता है उसमें हम कभी भी मत विभाजन नहीं करेंगे, वोट डालकर निर्णय नहीं लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे? हम सहमति के साथ, आम सहमति, सारे के सारे मिलकर के वाद विवाद करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके ऊपर सहमति से काम करेंगे, मत नहीं डालेंगे विवादित। तो जितने भी संविधान सभा के निर्णय हुए हैं, कोई विवाद हुआ है, सारे के सारे आम सहमति से फैसले लिए गए हैं, किसी को ऊपर मत विभाजन नहीं किया गया है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में संविधान सभा ने बहुत गहराई से सोचा था। अभी हमें जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट तरीके से क्यों लड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे वो जो राष्ट्रपति इलेक्शन है उसमें राज्यसभा के वो सदस्य भी वोट डालते हैं, लोकसभा के भी सदस्य वोट डालते हैं और विधानसभाओं के भी सदस्य वोट डालते हैं। यानी कि उसमें सभी की भागीदारी है, पूरे देश की भागीदारी है। और उसमें क्या अपनाया गया है? अभी जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन है उसमें ये नहीं है कि भाई फर्स्ट पार्ट द पोस्ट प्रणाली नहीं अपनाई कि जिसको ज़्यादा वोट मिली वो इलेक्शन जीत जाएगा। उसमें अनुपातिक विधि अपनाई गई है कि जिसको 50% से ज़्यादा वोट लेगा वो ही राष्ट्रपति चुन सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इलेक्शन क्या है? इसमें हम प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जो प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है? लोकसभा का, विधानसभा का, पंचायत के तीनों सत्र हैं, जैसे ग्राम लेवल पर पंचायत हो गई और ब्लॉक समिति होगी, जिला परिषद होगी। तो तीनों सत्रों पर जो है प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। उसके बाद नगर पालिका है, जो म्यूनिसिपैलिटी है, नगर निगम है, उनके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हमारे देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति देते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन जो चुनना है तो उसमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है और वो जो इलेक्टोरल कॉलेज हर एक का अलग अलग होता है। जैसे राष्ट्रपति है उसका इलेक्टोरल कॉलेज अलग होगा, उपराष्ट्रपति है उसका अलग होता है, राज्यसभा का अलग होता है, विधान परिषद जो है वो सभी राज्यों में अभी नहीं है, कुछ ही राज्यों में विधान परिषद, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है वैसे ही जो स्टेट है उसमें विधानसभा और विधान परिषद भी हो सकती है। लेकिन वो कुछ ही प्रदेशों में विधान परिषद भी अपनाई गई है और सभी राज्यों में विधान परिषद भी अपनाई गई है। इसलिए जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसमें विधानसभा के सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद, इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। और इन सभी के जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हमने तो ज्यादातर यूके का मॉडल लिया है, जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है हमने यूके का मॉडल लिया है। और जो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट डायरेक्ट इलेक्शन है वो देखो किस किस के होते हैं, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है? फर्स्ट पार्ट द पोस्ट, यानी कि जो सबसे आगे वही जीतेगा,
जो सबसे आगे वही जीतेगा। उदाहरण के रूप में जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, विधानसभा का है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। और जो पंचायत के तीनों सत्र हैं उनमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो म्यूनिसिपैलिटी है उनका भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो हम इसको कैसे समझेंगे, जैसे देखो मान लो 10,000 वोट हैं, इनमें से किसी का भी इलेक्शन होता है, तो मान लो 10,000 वोटर्स हैं और इसमें खड़े हो गए कैंडिडेट, 9 कैंडिडेट खड़े हो गए हैं और एक कैंडिडेट को मिल गई है 20,000 वोट मिल गई है, और बाकी जो 9 कैंडिडेट हैं उनमें कुछ इस तरह से वोट मिली कि सारे के सारे 20,000 से कम रह गए, जो और बाकी 10 मेंबर्स इलेक्शन में खड़े हैं, एक मेंबर ने ले ली है 20,000 सीटें सॉरी वोट, और 20,000 वोट जो बाकी 80,000 वोट मिली हैं वो 9 मेंबर्स को इस तरह से मिली कि कोई भी 20,000 से आगे नहीं जा पाया। तो कौन विनर हो जाएगा, 20,000 जिसने वोट ली है वो विनर हो जाएगा, वो जीत जाएगा। बेशक से चाहे उसने 50% से कम वोट मिली है, लेकिन क्योंकि प्रणाली कौन सी अपनाई गई है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी जो सबसे आगे है, जो सबसे ज्यादा वोट लेगा वो जीत जाएगा। तो सबसे ज्यादा वोट जो एक कैंडिडेट है उसने ले ली तो वही जीत जाएगा। अब दूसरा सिस्टम क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में देखो क्या होता है, इसमें वोट डालते हैं, जैसे विधानसभा है और पार्लियामेंट, ठीक है। अब अनुपातिक विधि में जैसे क्या होता है, जैसे कोई हिंदू पार्टी है, एक मुस्लिम पार्टी है, एक अदर पार्टी है, उनमें से मान लो तो हिंदू पार्टी है उन्होंने लिया 100% सॉरी 60%, और मुस्लिम पार्टी ने लिया 30%, और इसने ले लिया अदर पार्टी ने 10%। अब जो 60% है ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट पार्ट पोस्टिंग पॉलिसी होती है उसमें कौन जीतेगा, 60% वाले वोट है वो जीतेंगे, ठीक है। 60% बेशक से 60% वोट मिल जाएंगी, लेकिन की सारी सीटें किसकी मानी जाएंगी, जो 60% वाला ले गया। ये सिस्टम जैसे अमेरिका में है कि जिसकी ज्यादा वोट हो जाएंगी सारी की सारी सीटें उसके मानी जाएंगी, ठीक है। ये हेयर प्रणाली है, 18 साल पहले ये हेयर ने तैयार किया था हेयर प्रणाली। तो जैसे इसमें क्या है, आपका वोट एक माना जाएगा, आपने वोट ए को डाला, लेकिन हो सकता है आपका वोट बी को मिल जाए, ठीक है, हो सकता है आपको सी को मिल जाए, लेकिन वोट रहेगा एक ही। ये क्या है, हस्तांतरीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। तो इसमें हम वोट करते हैं। एक होता है लिस्ट सिस्टम, ये कई देशों में लागू है। लिस्ट सिस्टम क्या होता है, पहले हम देखते हैं। जैसे मान लो एक पार्टी है हिंदू पार्टी, एक मुस्लिम पार्टी है, एक अदर पार्टी है। ये क्या करेंगे, अपने कैंडिडेट खड़े कर देंगे, 1 से 100 की लिस्ट जारी कर देंगे। उसके बाद मुस्लिम पार्टी है वो 1 से 100 की लिस्ट जारी कर देंगे। उसके बाद जो अदर पार्टी है वो 1 से 100 की लिस्ट जारी कर देंगे, ठीक है। तो मान लो जैसे मान लो इनको मिले 60% वोट, तो इनके ऊपर वाले जो लिस्ट है, क्योंकि आप जब वोट डालते हैं तो उनको ये नहीं बताया जाता कि आपके एरिया में कौन एमएलए खड़ा है या कौन एमपी खड़ा है या कौन कैंडिडेट है। ये सिर्फ डालते हैं पार्टी को वोट, तो भाई हमारी ये पार्टी है और हमारी ये कैंडिडेट है, कैंडिडेट के नाम बता दिए जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता कि भाई इस एरिया से, इस हल्के से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये मेंबर खड़ा है। खाली इनको वोट देने भाई ये मेंबर हैं 1 से 100 तक, और इनको आपने वोट डालना है, ठीक है। फिर वो पार्टी को वोट डालते हैं, ना कि कैंडिडेट को वोट डालते हैं। तो इस प्रकार से मान लो 60% सीटें मिलती हैं, तो हिंदू पार्टी को 60 वोट, 60 ऊपर के जो 1 से 60 कैंडिडेट हैं वो उनके मेंबर बन जाएंगे। उसके बाद जैसे मुस्लिम पार्टी है उनको 1 से 30% में, तो 1 से ऊपर वाले जो 1 से 30 कैंडिडेट हैं वो उनके मेंबर बन जाएंगे। जो अदर पार्टी है उसको 10% वोट मिले हैं, तो ऊपर वाले 1 से 10 सदस्य मेंबर बन जाएंगे। तो इसमें इसका फायदा क्या है, इनको सब में, इनमें सब में सबको उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, क्योंकि जिसको जो जैसे इसको 60% वोट मिल गई, तो मान लो 100 जैसे 100 वोट है, तो किसी ने 60% ले ली, तो बाकी की 40% सीट भी
किसी के पास जुड़ जाएंगे, यानी कि इसको पास 100 की 100 वोट मानी जाएंगी। तो इसमें सब किसका आवाज रहेगा, जो ज्यादा परसेंटेज वोट लेगा वो उसी की गवर्नमेंट बन जाएगी। इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचन मंडल क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो, आम आदमी की तरफ से कोई खास आदमी वोट डालता है, उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। जैसे देखो, अब राष्ट्रपति का इलेक्शन है, राष्ट्रपति क्योंकि पूरा हमारा देश बहुत ज़्यादा बड़ा देश है और राष्ट्रपति हमने एक ही चुनना है। आप पूरे देश में इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्टोरल जो वोट डालने के लिए मत पत्र होता है वो छपवाएंगे हर एक आदमी के लिए। देखो, अब हमारे देश की कितनी ज़्यादा जनसंख्या है, हर एक आदमी के लिए हम मत पत्र छपवाएंगे तो कितना खर्चा आ जाएगा। वैसे जैसे हम वोट डालते हैं, एमएलए की डालते हैं, एमपी की डालते हैं, तो उस समय देश को कितना खर्चा का वोट बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से राष्ट्रपति इलेक्शन करवाते हैं और एक आदमी को पूरा देश जानता भी नहीं, कहाँ एक आदमी प्रचार करता घूमेगा कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। तो उसका फिर अलग से तरीका संविधान सभा ने अपनाया, ठीक है। और वो तरीका क्या अपनाया, वो उसको वोट कौन डालेंगे, ठीक है। तो उन लोगों को विशेष तौर पर बता दिया अगर कौन वोट डालेंगे, तो उनको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। जो हमने प्रतिनिधि चुने हैं हमारे, वो वोट डालेंगे और उनको जो वोट डालेंगे उनको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है कहाँ से आते हैं, कौन कौन होते हैं, इसके बारे में देखें। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जैसे अपने अभी 28 स्टेट हैं और जितने यूटी हैं, उनके जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, एमएलए हैं, वो वोट डालेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं जो निर्वाचित चुन करके आए हुए मेंबर हैं, वो वोट डालेंगे। आपने सुना होगा एंग्लो इंडियन, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि जो भी विधानसभा है वो 2 एंग्लो इंडियन चुन सकते हैं। वो हालांकि चुने नहीं गए हैं, ठीक है, तो लेकिन वो चुन सकते हैं, मनोनीत हो सकते हैं, चुने तो मनोनीत कर सकते हैं। जैसे आपने जैसे लोकसभा की सीट है तो जैसे 550 है और 2 एंग्लो इंडियन है, उनको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, लेकिन वो इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता। जैसे हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन जो 12 सदस्य उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो निर्वाचित नहीं है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि सब ध्यान देना कि जो निर्वाचित सभी राज्यों की विधानसभा है, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो ही वोट इसमें डाल सकते हैं, वो इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने शुरू में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो विधान परिषद भी होती है कुछ राज्यों में, तो लेकिन जो सभी राज्यों में विधानसभा नहीं, विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधान परिषद के सदस्य जो है वोट नहीं डाल सकते हैं। तो सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, ठीक है। नॉमिनेट मेंबर जो होते हैं, जो मनोनीत किए होते हैं, वो इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं। तो जैसे उसके बाद 69 शिक्षण संशोधन में दिल्ली को हाफ स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। 1992 में 70वां संशोधन में यूटीएस के साथ हाफ स्टेट जिसमें से भी वोट दे सकते हैं। तो जो 1992 में संशोधन पारित किया गया, 70वां संशोधन था, उसमें क्या व्यवस्था की गई, जो केंद्र शासित प्रदेश थे या जैसे हाफ स्टेट है, हाफ स्टेट अपने 2 हैं, एक तो अपना दिल्ली है, एक पुदुचेरी है, तो ये इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी वोट डाल सकते हैं। अब संसद के तो ये होगा हमारे विधानसभा के जो एमएलए थे निर्वाचित, उसके बाद आता है संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदन जैसे राज्यसभा है और लोकसभा है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, उसको हम थोड़ा आगे देखते हैं ध्यान से। जो राज्यसभा है, लोकसभा है, दोनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट डाल सकते हैं। जैसे देखें, राज्यसभा की कुल सीट है जो वो 250 है, ठीक है, और 250 में से पाक अधिकृत कश्मीर की जो सीट है 5, वो है नहीं, वो खाली जैसे संसार को दिखाने के लिए भी हमारे देश का हिस्सा है, उसमें 5 सीटें खाली रखी गई हैं, ठीक है। तो वो खाली है, तो कितनी होगी 245। उसके बाद प्रधानमंत्री सलाह पर जो राष्ट्रपति हैं वो 12 मेंबर हैं, उनको मनोनीत करता है। जैसे वो समाज के भलाई के लिए काम करते हैं या आर्थिक या सलाहकार हैं, मतलब कि
उसमें कला है, विज्ञान है, उसके क्षेत्र में कोई काम करते हैं तो उनको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मनोनीत कर लेते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या मनोनीत और निर्वाचित, तो ये है मनोनीत, तो मनोनीत होने के कारण ये इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते। तो 5 सीटें हमारी ये खाली रह गई और 12 सीटें हमारी मनोनीत हैं। इस तरह तो ये हम घटा देंगे तो जो निर्वाचित सदस्य हैं राज्यसभा के वो कुल 233 हो जाएंगे, 233। तो जो 233 इलेक्टोरल कॉलेज राज्यसभा से आएंगे, यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में 233 सदस्य भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं राज्यसभा के, देख लिया हमने। देखो लोकसभा की जो सीटें हैं 550 है, और वहीं जैसे राज्यसभा में 5 सीटें खाली छोड़ी गई है पाक अधिकृत कश्मीर की, कृषि प्रकाशित पाक अधिकृत कश्मीर की 5 सीटें लोकसभा में खाली कर दी गई है। और पहले 2 एंग्लो इंडियन थे जो 2020 में समाप्त कर दिए गए हैं। ठीक है, पहले ये मनोनीत थे तो भी इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते, लेकिन अब तो खत्म ही कर दिए हैं। ठीक है, तो 545 में से हम 2 घटा देंगे तो 543 निर्वाचित वोटर्स लोकसभा से हैं। ठीक है, यानी कि 550 कुल सीटें हैं, 5 पाक अधिकृत घटा दी हमने, 2 एंग्लो इंडियन जो अब नहीं है तो वैसे भी मनोनीत होते थे, वो इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते थे। तो 543 हमारे पास सीटें मिल जाती हैं। तो 233 राज्यसभा की और 543 लोकसभा की, टोटल जो दोनों सदनों से सीटें आएंगी, जो दोनों सदन से जो मेंबर्स आएंगे इलेक्टोरल कॉलेज के, वो हो जाएंगे तो 776। तो ये राज्यसभा और लोकसभा से 776 कर देंगे। उसके बाद जो पूरे देश में जो स्टेट है उनमें से निर्वाचित होकर के जो एमएलएज आते हैं वो होते हैं 4120 मेंबर जो होते हैं निर्वाचित एमएलए होते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित एमपी हैं, दोनों में एमपी होते हैं, जो निर्वाचित एमपी हैं वो होते हैं 776। और टोटल हम क्या करेंगे तो 4896 टोटल वोटर्स हो जाएंगे, यानी कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे वो 4896 इलेक्टोरल कॉलेज है, जो मेंबर्स हैं वो भाग लेंगे। अब यूएसए में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसको थोड़ी सी हम तुलना कर लेते हैं यूएसए का। यूएसए में क्या है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कोई एमएलए नहीं होता, कोई एमपी नहीं होता, वो वोट ही नहीं डालता, वो वोट नहीं डाल सकते। वहां का एक जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो केवल राष्ट्रपति के जो इलेक्शन के समय में बनता है, राष्ट्रपति के इलेक्शन समय बनता है और उसके तुरंत बाद ही वो खत्म हो जाता है। जैसे अपने तो यहाँ पर जो एमएलए हैं वो बने रहेंगे जब तक उनका कार्यकाल है, राज्यसभा के मेंबर्स हैं जब तक उनका कार्यकाल है वो बने रहेंगे। ठीक है, और लोकसभा के जो मेंबर है उनका कार्यकाल है तब तक वो बने रहेंगे। लेकिन अमेरिका में वो जब इलेक्शन होता है तब इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा इलेक्टोरल कॉलेज खत्म हो जाएगा। तो जो अमेरिका है उसमें कुल वोट है 538। जैसे अपने जो वोट थी 4896, अपने जो वोटर्स थे 4896, लेकिन जो अमेरिका है उसमें टोटल वोट कितनी गलती है 538 गलती है। इसके बारे में पता लगते हैं कि कैसे हैं। जैसे अपने 4896 वोट है और जो टोटल वोट आएंगी वो 10,98,882 टोटल हमारी वोट्स हैं। ये वोटर्स हैं जो वोट डालेंगे और इनकी जो वैल्यू है 10,98,882। और उसके बाद देखो जो अमेरिका का क्या सिस्टम है, कुल वोट वहाँ पर 538 है। जैसे वहाँ की जो लोकसभा है उसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो अमेरिका की लोकसभा है उसको क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जो राज्यसभा है उसको बोलते हैं सीनेट। ठीक है, अब जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें होती हैं 435 सीटें। और अपने राज्यसभा है, अपने राज्यसभा में जो सीटें दी गई हैं वो जनसंख्या के आधार पर दी गई हैं। लेकिन अमेरिका में ये सिस्टम नहीं है, वहाँ पर हर एक राज्यसभा है जो राज्य है, हर एक राज्य को सिर्फ 2 सीटें दी गई है, चाहे उनकी जनसंख्या कितनी ही हो, हर एक राज्य को 2 सीटें बताई। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो अमेरिकी झंडे में स्टार है 50 स्टार है, यानी कि 50 राज्य हैं, तो हर एक को हम 2 सीट देंगे तो आगे तो काउंटिंग कितनी होगी 100। तो राज्यसभा से 100 सीटें हैं और लोकसभा से 435 हैं। तो टोटल जो हो जाएगी
535। ये 3 कहाँ से आई ये भी हम इसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे थोड़ा सा, कैलिफोर्निया जो है वो सबसे बड़ा वहाँ का राज्य है, देश है। तो वहाँ पर जो सिक्के हैं 53 हैं। जैसे अपना हमारा उत्तर प्रदेश है, वहाँ सबसे ज़्यादा सिक्के हैं क्योंकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो उसी प्रकार से कैलिफोर्निया है। तो सारे के सारे जो भी अमेरिका के राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े होते हैं वो कैलिफोर्निया को जोड़ लगाते हैं। यहाँ पर ऐसा सिस्टम है, एक और सिस्टम है, जैसे यहाँ पर 53 सीट है। तो यहाँ पर डायरेक्ट वो वोट नहीं मांगे, तो यहाँ क्या करेंगे, जो भी वहाँ के कैंडिडेट है वहाँ वो अपना प्रतिनिधित्व खड़ा कर देंगे और जो कैलिफोर्निया जनता वो उसको वोट देगी। और वहाँ क्या सिस्टम है, मान लो वहाँ वोट है 100, ठीक है, और 51 किसी एक कैंडिडेट ने ले ली और बाकी रह गए 49 दूसरे कैंडिडेट ने, 49% किसी दूसरे को आ गई। तो यहाँ पर जो 51% जो जीता है वो सारी की सारी 100 की 100 इसके पास चल जाएगी, एक आदमी के पास, ये मतलब खत्म हो जाएगा। जिसको 51% या जो वोट आ गई सारी वोट उसी की मानी जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ तो जैसे उसकी वोट रहेंगी लेकिन नहीं उसके बनी रहेंगी, तो ये वोट सारी उसी प्रकार चली जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा जो कैलिफोर्निया होता है वहाँ पर सबसे कम सीट है अलास्का की। वो कितनी है वहाँ पर, अलास्का के पास एक ही सीट है लोकसभा से, 200 के पास सेम है। 53 कैलिफोर्निया के पास है, 2 उनकी सीनेट की हो गई है राज्यसभा की, टोटल वोट उनकी 5 हो गई है। अलास्का है उसको लोकसभा से 1 सीट है, ठीक है, और राज्यसभा से मिल गई 2, तो उसकी टोटल वोट हो गई 3, ठीक है। तो यहाँ पर जिसको जितने % ज्यादा वोट मिलते सारी वोट उसी की बन जाती है, ठीक है। अब जो 3 वोट 538 है तो ये 535 हो जैसे, ठीक है। तो 3 वोट कहाँ से आई, तो ये देखिए 1951 में वहाँ लगातार 3 संशोधन हुए थे अमेरिका में, 21वां संविधान संशोधन, 22वां संशोधन और 23वां संशोधन। तो वहाँ जो अमेरिका की राजधानी थी वाशिंगटन, उसको वोट डालने का उसकी सीटें नहीं थी, ठीक है। तो उसमें क्या किया, संशोधन किया कि जिस राज्य की सबसे कम सीट होंगी उस राज्य के बराबर वाशिंगटन, यानी उसका दूसरा नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, पूरा नाम क्या है, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो उसमें संविधान में कहा गया कि जिस राज्य की सबसे कम सीट है उसके बराबर में उस वाशिंगटन को 1 सीट मिल जाएगी। तो 1 सीट वाशिंगटन को इसको मिल गई और 2, क्योंकि वहाँ पर राज्यसभा की सीट जनसंख्या के आधार पर नहीं है, तो जिस राज्य की जितनी सीटें हैं, जितने भी राज्य हैं सबको बराबर 2 सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। तो 1 सीट सबसे कम राज्य के बराबर हो गई और 2 सीट सीनेट की हो गई और 3 सीट मिल गई उसको वाशिंगटन को, और ये सारी की सारी हो गई 538 वोट हो गई है इसकी अमेरिका में। हमारे वोट इतनी है लेकिन यहाँ 538 है।